वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईआईटी मेन 2025 28 जनवरी शिफ्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 15 के आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0 इज, हमें सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द रूट्स यानी इसके रूट्स निकालने हैं, उसका फिर स्क्वायर का सम निकालना है। तो देखें यहाँ पे, अब ये मॉड ऑफ 2x माइनस 3 का मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ 2x माइनस 3 ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा 2x माइनस 3 इफ 2x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2x यानी नेगेटिव जब 2x माइनस 3 लेस देन 0 होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हुआ, ये मतलब x ग्रेटर इक्वल टू 3/2 और यहाँ पे x लेस देन 3/2 हो जाएगा। तो पहला केस लेके चलते हैं कि इफ़ x जो है यदि वो ग्रेटर इक्वल टू 3/2 है, पहला केस, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये तो पॉजिटिव रहेगा 2x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसको और थोड़ा सिम्प्लीफाई करें तो ये हो जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, हम दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दें तो देखो परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है। ये 7 प्लस 1 यानी ये बन गया x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 8, और यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू मिल गया प्लस माइनस रूट ऑफ 8। अब एक बार हम प्लस लेंगे और माइनस लेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी रूट 8 माइनस 1 और x इक्वल टू मिलेगा माइनस रूट 8 माइनस 1। अब लेकिन जो x की वैल्यू हो ग्रेटर इक्वल टू 3/2 दिया है, तो 3/2 दिया, इसका मतलब ये वैल्यू को हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि x ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 3/2 है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी रूट 8 माइनस 1, तो एक ये सोल्यूशन मिल गया। अब दूसरा केस हम लेके चलें, यदि यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि इफ़ x इज़ लेस देन 3/2, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो मॉड है ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये हो जाएगा इक्वल टू 1। दोनों तरफ फिर 1 1 ऐड कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू ये हो गया 2, ये बन गया x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू यानी x माइनस 1 इक्वल टू मिल गया प्लस माइनस रूट 2। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा रूट 2 प्लस 1 और दूसरी वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू माइनस रूट 2 प्लस 1। अब यहाँ देखें भाई, यहाँ जो बोल रहा है x लेस देन 3/2, तो ये वैल्यू तो ग्रेटर दिख रही है, मतलब ये हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस रूट 2 मिल जाएगी, ये दो वैल्यू मिल गई। अब बोल रहा दोनों के स्क्वायर का सम निकालना है, यानी हमें निकालना है रूट 8 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1 माइनस 2 रूट 8 प्लस 1 और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2 माइनस 2 रूट 2, यानी ये हो गया टोटल 12 माइनस इसको लिख सकते हैं 4 रूट 2 और ये हो जाएगा 2 रूट 2, ये हो जाएगा 2 रूट 2, यानी कितना हो गया, ये आ गया 12 माइनस 6 रूट 2 हो गया। यहाँ से हम 6 कॉमन ले लें तो ये मिलेगा 2 माइनस रूट 2 और शायद यही आंसर दिया है। देखें यहाँ पे ये दिया हुआ है 6 2 माइनस रूट 2 मतलब 15 का आंसर
थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 16, लेट फॉर सम फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रल 0 टू एक्स टी एफ टी डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स वैन एस ग्रेटर देन 0 एंड एफ टू इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सिक्स। तो देखिए इंटीग्रल फंक्शन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ पे इंटीग्रल दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एफ एक्स दिया है और हमको एफ एक्स निकालना है। तो पहले हमें इंटीग्रल साइन को हटाना पड़ेगा। इंटीग्रल साइन हटाने के लिए दोनों तरफ हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ भी और यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ लेबनिज़ रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा ये कि अपर लिमिट को एक्स रिप्लेस करेगा, मतलब ये होगा एक्स इंटू एफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा 1 और जीरो करेंगे 0 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर एस इट इज, एफ एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स एस इट इज और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। तो ये बन गया। यहाँ से देखें तो ये 2x एफ एक्स और x एफ एक्स है, मतलब ये बन जाएगा, इसको ले सकते हैं हम एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स ये इक्वल टू माइनस एक्स एफ एक्स हो गया, ये माइनस एक्स एफ एक्स। अब यहाँ देखें y इक्वल टू यदि आपके पास एफ एक्स है तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बना है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं वेरिएबल ऑफ सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन मतलब डी वाई के पास y का फंक्शन ले आए और डी एक्स के पास x का फंक्शन ले आए। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। अब इसको हम क्या कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग वाई इक्वल टू माइनस ऑफ ये एक एक्स कैंसिल हुआ तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ लॉग एक्स और प्लस लॉग सी। अब हमें सी निकालना है तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये जाएगा लॉग एक्स वाई इक्वल टू बन जाएगा लॉग सी, यानी यहाँ पे आपके पास एक्स वाई इक्वल टू क्या मिल गया, सी मिल गया। अब देखें एक्स वाई इक्वल सी है तो हमारे पास सी निकालने के लिए क्या वैल्यू दिया हुआ है, एफ टू इक्वल टू 3 दिया है, मतलब एक्स इक्वल टू है तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 6 इक्वल टू मिल जाएगा सी और इसको पुट कर दें, यानी एक्स वाई इक्वल टू कितना मिल गया, ये 6 मिल गया। जब एक्स वाई इक्वल टू 6 मिला इसका मतलब वाई इक्वल टू क्या मिला है, वाई इक्वल टू मिल गया 6 बाय एक्स और वाई क्या है, एफ एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू मिल गया ये 6 बाई एक्स। हमें निकालना है एफ टू की वैल्यू, नहीं हमें निकालना है एफ सिक्स की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम एक्स इक्वल 6 पुट कर दें। यदि यहाँ पे हम एक्स इक्वल 6 पुट करते हैं तो ये हो जा रहा है एफ सिक्स इक्वल टू 6 बाई 6, यानी एफ सिक्स की वैल्यू आंसर आएगा 1 आएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था ये, यानी इसका आंसर 1 होना चाहिए। देखें 16 का आंसर 1, मतलब 16 का 1 आंसर होगा और 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, लेट n कॉम्बिनेशन r-1 इक्वल 28, n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू 56, n कॉम्बिनेशन r+1 इक्वल 70। लेट a 4 cos t 4 sin t, b 2 sin t minus 2 cos t and c 3r minus n r square minus n minus 1 be the vertices of the triangle ABC where t is the parameter. If 3x minus 1 square plus 3y square equal to alpha, then the locus of the centroid of the triangle ABC. तो हमें ट्रायंगल ABC के 3 वर्टेक्स दिए गए हैं, इनका सेंट्रोइड का लोकस हमें निकालना है, लेकिन इसका जो वर्टेक्स C है वो R और N के फॉर्म में है। तो हमारे पास जो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट दिए गए हैं इससे हमको पहले N और R निकालना पड़ेगा। तो देखें N और R निकालने के लिए हम इसको सॉल्व करें पहले, तो पहले 1 इसको यदि हम मान लें इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2 और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो पहले हम 1 और 2 को डिवाइड करते हैं। तो देखो 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
n कॉम्बिनेशन r-1 अपॉन n कॉम्बिनेशन r, ये इक्वल टू होगा 28/56। अब इसको सॉल्व करते हैं। n सी आर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा n कॉम्बिनेशन r, इसको हम एक्सपेंड करके लिखें यदि, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ n फैक्टोरियल तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये न्यूमरेटर बनेगा तो इसको ले सकते हैं r और r-1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे r-1 फैक्टोरियल एज इट इज़, और इसको ले सकते हैं n माइनस r प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल, ये इक्वल टू मिल जाएगा 1/2। अब यहाँ देखें, यहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा r अपॉन n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 1/2। इसको ज़रा सॉल्व कर लें तो ये हो गया 2r इक्वल टू n माइनस r प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा 3r इक्वल टू n प्लस 1। तो ये इक्वेशन मिल गया, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको a बोल दें। अब भी देखो बिल्कुल सिमिलर नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे करते हैं 2 डिवाइडिंग बाई 3। तो 2 क्या है, ये हो जाएगा n कॉम्बिनेशन r अपॉन n कॉम्बिनेशन r प्लस 1, ये इक्वल टू हो जाएगा 56/70। इसको भी स्पेंड कर लें, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये इक्वल टू हो जाएगा 56/70। अब देखें यहाँ पे यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये ऊपर जाएगा, इसको हम ले सकते हैं r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल, और ये जाएगा n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे हो जाएगा r फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस -1 फैक्टोरियल, ये इक्वल टू 56/70। यानी इसको हम ले सकते हैं 4/5, 4/5 भी ले सकते हैं इसको। तो यहाँ से देखें ये और ये पार्ट कैंसिल हो गया, यहाँ पे r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया ये r प्लस 1 अपॉन n माइनस r इक्वल टू 4/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5r प्लस 5 इक्वल टू 4n माइनस 4r। इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 9r इक्वल टू 4n माइनस 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी। अब ए और बी को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो ए और बी को सॉल्व करके हम r और n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप डायरेक्टली निकाल लें, तो फ्रॉम ए एंड बी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा r इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 8। अब देखो भाई n r मिल गया। अब हमारे पास दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल जो आपके पास ए दिया हुआ है, ट्रायंगल का वर्टेक्स ए दिया है, ये है 4 cos t और 4 sin t। जो बी है, बी दिया हुआ है 2 sin t माइनस 2 cos t, और सी दिया हुआ है 3r माइनस n और
आर स्क्वायर माइनस एन माइनस 1। तो यहाँ पे हम आर और एन की वैल्यू पुट कर दें। यदि यहाँ पे आर एन की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 8 यानी हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 9 माइनस 9 मतलब हो जाएगा 0। तो सी क्या मिल गया, 1 0 मिल गया। मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल यहाँ पे मिला, एक ट्रायंगल, इसके हमको सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। तो देखो ये हो गया ए, ये बी और ये सी। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो ये तीनों वर्टेक्स दिए हो मिल गए आपको। अब इसका सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल, उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। ये हो जाता है जी, और इस जी को हम मान लें, यहाँ पे हमने मान लिया इसको x और y। तो क्या होता है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, सेंट्रॉइड होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 cos t प्लस 2 sin t प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 3 इक्वल टू ये x होगा। और बिल्कुल सिमिलर 4 sin t माइनस 2 cos t प्लस 0 बाय 3 इक्वल टू y हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ हो जाएगा ये 4 cos t प्लस 2 sin t प्लस 1 इक्वल टू 3x, और यहाँ मिल जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 4 cos t प्लस 2 sin t। यहाँ देखें, यहाँ भी मिल जाएगा ये 4 sin t माइनस 2 cos t इक्वल टू 3y। तो यहाँ पे मिल जाएगा 3y इक्वल टू 4 sin t माइनस 2 cos t। अब एक काम करें, दोनों की स्क्वायरिंग करके ऐड कर दें। अब दोनों की स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 3x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 cos t प्लस 2 sin t का स्क्वायर प्लस 4 sin t माइनस 2 cos t का स्क्वायर। तो जाएगा 4 स्क्वायर यानी 16 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, मतलब ये आएगा 16 और प्लस यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर मतलब 4, क्योंकि साइन स्क्वायर cos स्क्वायर यहाँ भी 1 हो जाएगा। और जो यहाँ पे आएगा ये प्लस हो जाएगा 8 16 साइन टी cos t, और यहाँ भी होगा माइनस 16 साइन टी cos t। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ पे लोकस मिल जाएगा 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 20। ये मिल गया लोकस। और यहाँ पे जो हमारा लोकस यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये लोकस कितना दिया है, ये दिया हुआ है 3x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा। यहाँ पे ये 3y स्क्वायर होगा बेटा, ये यहाँ देखो ये y नहीं है 3y है, तो यहाँ पे 3y का स्क्वायर होगा। ये यहाँ भी 3y का स्क्वायर हम कर दें तो यहाँ पे देखें अल्फ़ा इक्वल कितना आ गया, अल्फ़ा इक्वल टू 20 आ गया, राइट। तो देखें यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 20 होगा। 17 का आंसर 20 मतलब 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, लेट O बी द ओरिजिन, द पॉइंट A B Z1 √3 प्लस 2 √2i, द पॉइंट B Z2 be such that √3 Z2 equal to mod of Z1 and argument of Z2 equal to argument of Z1 equal to pi by 6. Then area of triangle ABO is 11 by √3. Area of triangle ABO is the slant triangles. Area of triangle ABO is 11 by 4 and ABO is an obtuse angled isosceles triangle. तो ये हमें चेक करना है भाई। देखिए यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट दिया हुआ है और 2 पॉइंट दिए हैं Z1 Z2। Z1 दिया हुआ है और √3 mod of Z2 इक्वल टू mod of Z1 दिया है, और आर्गूमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z, यहाँ पे ये आर्गूमेंट ऑफ Z2 होगा।
आर्गूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू π/6। अब देखें इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं कॉनी मेथड। देखें कॉनी मेथड क्या होता है। कॉनी मेथड या इसी को बोलते हैं रोटेशन मेथड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी एंगल को लिखने का वे होता है ये। यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है आर्गन प्लेन में, ट्रायंगल ABC, और ये हम मान लेते हैं कि वर्टेक्स A इसका पॉइंट Z1 है, कोऑर्डिनेट इसका, B जो है वो Z2 है, और C मान लेते हैं ये Z3 है। ये आर्गन प्लेन में है ये। और एंगल ABC, ये जो एंगल है, एंगल दिया हुआ है थीटा, यानी एंगल ABC इक्वल टू दिया है थीटा। तो बाय कॉनी मेथड इसको हम ले सकते हैं। अब देखें जो एरो है, एरो गोज टू AB, तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 अपॉन, कहाँ से आ रहा है एरो, एरो आ रहा है BC से, मतलब ये हो जाएगा Z3 माइनस Z2 इक्वल टू, अब ये साइड के साइड्स लिख दें यहाँ, तो क्या है साइड, ये है AB और ये है यहाँ पे BC इंटू EI थीटा। ये एंगल रोटेट करेगा, वो किससे करेगा, EI थीटा से। अब जो AB है, एक्चुअली AB होता है डिस्टेंस फॉर्म में, तो ये जो AB की लेंथ होगी ये हो जाएगी Z1 माइनस Z2, और यहाँ BC की लेंथ हो जाएगी ये Z2 माइनस Z3। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इक्वल टू AB हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 और अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 और EI थीटा। तो ये जो होता है इसी को बोलते हैं कॉनी मेथड या फिर रोटेशन मेथड। तो ये हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोल रहा है ABO। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। देखें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो Z1 दिया हुआ है √3 + 2 √2i, और एक रिलेशन दिया है √3 मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1, और दिया है आर्गूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 + π/6। तो इसको लिख सकते हैं हम कि आर्गूमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू ये मिल गया π/6, और यहाँ लगाते हैं प्रॉपर्टी, तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 ये हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z1, ये इक्वल टू मिल जाएगा π/6। यानी Z2 और Z1 के बीच का एंगल कितना दिया है, ये π/6 दिया है। और यहाँ देखें, यहाँ पे दिया हुआ है ये कि √3, एक तो यहाँ पे दिया है √3 मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1, यानी यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू 1/√3। तो देखें एक आपके पास रिजल्ट ये मिल गया और एक रिजल्ट यहाँ पे ये मिल गया। अब देखें ट्रायंगल बोल रहा है ABO। तो देखें यहाँ पे हमारे पास O जो है वो ओरिजिन है, तो यहाँ पे हम पहले एक आर्गन प्लेन बना लें। आर्गन प्लेन में ये हो गया रियल एक्सिस और ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया O, दैट इज 0 और 0। अब यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है AZ1, ये दिया है Z1। तो देखिए इसको हम ज्वाइन कर लें तो OA हो गया, और यहाँ पे BZ2, तो ये हो गया OB। और तो हमारे पास जो ट्रायंगल बोल रहा है वो ट्रायंगल AOB ये बन गया। तो Z1 कितना दिया है, Z1 इक्वल दिया हुआ है यहाँ पे √3 + 2√2i, ये दिया हुआ है। अब देखें भाई, अब यहाँ पे हम लगा दें, और ये जो एंगल है, अब देखें ये आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है आर्गूमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z1 इक्वल टू दिया है π/6। इसका मतलब ये जो एंगल है इनके बीच का, Z1 Z2 बीच का एंगल, ये एंगल दिया हुआ है π/6। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं कॉनी मेथड। क्या अप्लाई, तो देखें जो एंगल दिया हुआ है, एंगल BOA इक्वल टू दिया हुआ है π/6,
इसको हम लिख रहे हैं बाई कॉनी मेथड। तो देखें एरो कहाँ जा रहा है, एरो गोज टू ओ बी, यानी ये हो जाएगा Z2 माइनस जीरो, Z2 माइनस जीरो अपॉन Z1 माइनस जीरो इक्वल टू ये हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ ए इंटू ई आई पाई बाई 6। देखो यही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है आपको एंगल लिखने का वे। अब यहाँ पे ओ बी और ओ ए की हम लेंथ देखें तो ये जो लेंथ दिख रही है ओ ए की हो जाएगी मॉड ऑफ Z1 और लेंथ ऑफ ओ बी जो है ये हो जाएगा Z2 और ए बी की लेंथ को हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट को शो करता है आइगन प्लेन में। अब देखें यहाँ पे ओ बी कितना दिया, तो ये हो जाएगा Z2 अपॉन Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 इंटू ई आई पाई बाई 6। और यहाँ से क्या हो जाएगा ये, अब देखें ई आई पाई बाई 6 क्या होता है, हमें मालूम है कि ई आई थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ई आई पाई बाई 6 हो जाएगा कॉस पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6 और कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा ये √3/2, ये 1/2, मतलब डायरेक्ट लिखें तो ये हो जाएगा √3/2, √3 प्लस आई बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई आई पाई बाई 6 की वैल्यू। तो यहाँ देखें यहाँ पे, और देखें यहाँ पे जो Z2 माइनस Z1 है, तो Z2 माइनस Z1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से 1/√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z2 अपॉन Z1 इक्वल टू 1/√3 और यहाँ पे हो जाएगा √3/2 प्लस आई 1/2। अब देखें यहाँ पे Z2, तो Z2 कितना हो गया, ये यहाँ पे हो गया ये Z2 इक्वल टू Z1 इंटू, यहाँ से चाहे तो हम 1/2√3 बाहर निकालें तो ये हो जाएगा √3 प्लस आई। अब यहाँ पे हम Z1 की वैल्यू पुट करते हैं। Z1 का हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, वैल्यू Z1 दिया हुआ है कितना, देखें यहाँ पे Z1 दिया है √3 प्लस 2 √2i। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा Z2 इक्वल टू Z1 है, ये है √3 प्लस 2 इंटू √3 प्लस आई अपॉन ये टोटल हो गया 2 √2। अब इसको ओपन कर दें, यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 प्लस 2 √2i प्लस आई √3 प्लस 2 √2i बाय 2 √2। और इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे पूरा, तो ये Z2 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1/2 √3, 3 माइनस 2 √2i, 2 √2 रियल पार्ट हो जाएगा और प्लस आई 2 √6 प्लस √3। अब यदि यहाँ से इसकी लेंथ निकाल लें, लेंथ कितनी हो जाएगी, ये मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू हो जाएगा √3 माइनस 2 √2 अपॉन 2 √3 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 2 √6 प्लस √3 अपॉन 2 √3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ए पार्ट। अब हम निकाल लेते हैं मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 निकालने से पहले हम पहले Z1 माइनस Z2 की वैल्यू निकालते हैं। Z1 कितना दिया है, Z1 दिया है, ये डायरेक्ट मॉड ही निकाल लें, तो मॉड ऑफ √3 प्लस 2 √2i, ये 2 √2i है, ये 2 √2i माइनस, और Z2 ये दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है 3 माइनस 2 √2
प्लस आई 2√6 प्लस √3 अपॉन 2√3। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2√3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये होगा 6 प्लस 4√6i माइनस 3 प्लस 2√2। यहाँ पे ये i होगा i और फिर हो जाएगा यहाँ पे माइनस i 2√6 प्लस √3 और इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप वैल्यू मिल जाएगी ये 3 प्लस 2√2 रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट हो जाएगा 2√6 माइनस √3 अपॉन 2√3। तो ये मिल गया और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ये इक्वल टू मिल जाएगा रूट ऑफ 3 प्लस 2√2 अपॉन 2√3 स्क्वायर प्लस 2√6 माइनस √3 अपॉन 2√3 का स्क्वायर। अब यदि आप यहाँ से a और b को कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि भाई मॉड ऑफ Z2 फ्रॉम a एंड b हम इजली देख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप a और b को, दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 की लेंथ दोनों सेम है। और Z2 मतलब क्या हुआ, Z2 मतलब हो गया ये OB इक्वल टू हो गया ये AB, तो OB और AB इक्वल होगा। देखिए फिगर में अब फिगर में यहाँ पे OB और AB इक्वल हो गए, यानी ये OB और AB इक्वल हो गए, तो जब ये एंगल π/6 है तो ये एंगल भी कितना हो गया, ये एंगल π/6 हो गया। जब दोनों एंगल π/6 हो गए तो ऑटोमेटिकली जो एंगल B बचेगा ये एंगल हो जाएगा 2π/3, ये बन जाएगा 2π/3, यानी ABO जो है वो क्या मिल रहा है, वो आपको ऑब्ट्यूज एंगल मिल गया और आइसोसेलेस भी मिल गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन देखें डी दिया हुआ ऑप्शन कि ABO इन ऑब्सोल्यूट एंगल आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस क्यों है, क्योंकि इसमें OB और AB इक्वल हैं और ये जो वर्टिकल एंगल दिख रहा है आपको एंगल OBA ये ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि ये 2π/3 है। तो हमारे हिसाब से इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ये 4 तो सही है। अब इसका ज़रा एरिया निकाल के और चेक करें। अब देखिए यदि फिगर में हम ध्यान से देखें इस फिगर को कि यहाँ पे आपके पास मॉड ऑफ Z1 हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ज़रा मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मॉड ऑफ Z1 होगा ये Z1 हो जाएगा रूट ऑफ 3 प्लस 8 यानी होगा रूट ऑफ 11, यानी ये जो लेंथ है रूट ऑफ 11 हो गई। जब ये मॉड ऑफ Z1 रूट ऑफ 11 है और तो मॉड ऑफ Z2 इक्वल क्या दिया है, ये मॉड ऑफ Z1 बाय √3, यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो लेंथ है ये लेंथ हो जाएगी Z2 कितनी हो जाएगी, ये रूट ऑफ 33 हो जाएगी। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यानी आपके पास दो साइड दी गई हैं और एक के बीच में एंगल दिया हुआ, तो क्या लगा सकते हैं हम फार्मूला, हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 AB इंटू साइन थीटा। यदि हमारे पास कोई भी ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल गिवन है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 और एंगल बिटवीन दे मतलब साइन π/6, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 11 इंटू रूट ऑफ 11 इंटू रूट ऑफ 33 इंटू साइन π/6 हो जाएगा, ये साइन π/6 मिल जाएगी आपको 1/2, तो टोटल हो जाएगा ये 11√3/4। देखो ज़रा ऑप्शन क्या दिया है, और 11√3/4 कोई ऑप्शन नहीं है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कितना आ रहा है, ये एंगल आपका आ रहा है, यदि यहाँ पे होता है 11√3/4 होता तो ये सही आंसर था, मतलब आंसर आपका 4 ही सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 4 होगा।
Question 19. 3 defective oranges are accidentally mixed up. Say one goods one and on looking at them, it is not possible to differentiate between them. 2 oranges are chosen at random from the lot. If x denote the number of defective oranges, then the variance of x is equal to 3 defective oranges हैं और टोटल आपके पास कितने हैं 7 यहाँ पे गुड हैं और 3 क्या हैं डिफेक्टिव हैं। इसका मतलब टोटल जो ऑरेंजेस हैं वो ऑरेंजेस कितने हैं टोटल 10 ऑरेंजेस हैं। 10 ऑरेंजेस में से यहाँ पे 7 गुड हैं और जो 3 हैं ये डिफेक्टिव दिया हुआ है, डिफेक्टिव्स हैं। तो देखें टोटल मतलब ये हुआ 10 ऑरेंजेस में से 7 गुड हैं और 3 डिफेक्टिव हैं और हमें कितने चूज़ करना है 2 ऑरेंजेस आर ड्रॉन एट रैंडम, यानी चूज़ करना है वी हैव टू चूज़ 2 ऑरेंजेस। और यहाँ पे क्या दिया है x, यहाँ पे देखो दिया हुआ है x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस, यानी हमें पहले इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। तो x को डिफाइन यहाँ पे हमें करना है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस और उसका हमें क्या निकालना है, फिर इसका निकालना है वेरिएंस। तो हमें मालूम भाई वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है रो स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, या इसी को हम मीन भी बोलते हैं, मीन का स्क्वायर। तो पहले हमें पी आई एक्स आई की टेबल बनानी पड़ेगी जिसको हम क्या बोलते हैं विच इज नॉन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम बनाना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ताकि हम x1, x2, x3, y1, y2, y3 डिफाइन कर पाएँ। तो देखें भाई डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या बन जाएगी, पहले देखें यहाँ पे पहले लेते हैं हम xi। तो xi पहले हम चूज़ करेंगे, यहाँ पे पहले हम लेते हैं x इक्वल टू यहाँ पे लेते हैं 0। x इक्वल 0 मतलब क्या हुआ, x इक्वल 0 मतलब हुआ कि यहाँ पे नो डिफेक्टिव। अब टोटल आपके पास जो 2 ऑरेंजेस लेने हैं उसमें से 0 ले रहे हैं और 0 क्या x क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस पहले हम लेते हैं 0 मतलब नो डिफेक्टिव ऑरेंजेस, नो डिफेक्टिव। जब नो डिफेक्टिव इसका मतलब हमें दो जो चूज़ करना है दोनों कहाँ से करना पड़ेगा, दोनों गुड ऑरेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पी आई कितना बन जाएगा ये, तो ये टोटल हमारे पास कितने दिए हुए हैं, टोटल ऑरेंजेस 7 हैं। तो 7 में से हम 2 ले लें और जो डिफेक्टिव ऑरेंजेस हैं 3 उसमें से हम बिल्कुल सिलेक्ट ना करें, 0 सिलेक्ट करें और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसका, ये हो जाएगा 10C2। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, इजली आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यह जाएगा 42/90। ये हो गई पहली चीज़। अब दूसरा देखें, अब हम x इक्वल टू 1 ले लें। x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 1 इसका मतलब क्या हुआ 1 डिफेक्टिव। तो 2 चूज़ करना है तो 1 हमें गुड लेना पड़ेगा क्योंकि 2 चूज़ करना है। तो इसका पी आई कितना बन जाएगा ये, अब ये हो जाएगा आपने 1 डिफेक्टिव 1 कर रहे हैं तो 7 में से 1 ले लें और 3 में से 1 ले लिए, तो टोटल कितने सिलेक्ट हो गए, 2 हो गए, 10C2। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा 42/90 आ जाएगा। थर्ड वन देखें, हम x इक्वल टू ले लें 2। तो यदि हम x इक्वल 2 ले रहे हैं तो 2 में क्या करें, 2 में हम दोनों डिफेक्टिव ले लें, 2 डिफेक्टिव और 0 गुड। तो 2 डिफेक्टिव का मतलब हो गया कि 3 में से 2 ले लें और 7 में से कोई भी ना लें, तो टोटल 10C2 इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ये हो गया 6/90 और ये क्या है, ये पी आई है। तो देखो एक्स आई मिल गया और पी आई मिल गया। अब हम लगा दें
फार्मूला। तो पहले निकालने सिग्मा मीन निकालने, सिग्मा ऑफ पी आई और एक्स आई। तो पी आई एक्स आई का मतलब हुआ P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P3 x3। तो 0 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 इंटू 42/90 प्लस 1 इंटू 42/90 प्लस 2 इंटू 6/90। ये हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 42, यहाँ पे आएगा 12/90। तो ये हो जाएगा 54/90। यानी जो सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई है, यानी इसी को हम म्यू भी बोलते हैं, मीन। तो ये कितना मिल गया, ये मिल गया 54/90। अब यहाँ पे निकालना है सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 42/90 इक्वल टू 1 स्क्वायर इन प्लस 42/90 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 42/90। 42 ने ये कितना दिया है, 6 दिया है, ये 6/90। इसको भी सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 42/90, 42 प्लस ये हो जाएगा 24, 4 इंटू 24/90। तो कितना हो गया, ये हो गया 66/90। ये क्या मिला, ये मिल गया सिग्मा ऑफ पी आई और एक्स आई का स्क्वायर। अब लगा दें यहाँ पे फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है रो स्क्वायर इक्वल टू मीन सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर, मतलब माइनस सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 66/90 माइनस 54/90 का स्क्वायर। इस पूरे को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 28/75। तो इसका वेरिएंस कितना हो जाएगा, 28/75 होगा। 28/75 ये दिया हुआ 19 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द एरिया in square units of the region xy 0 less than equal to y less than equal to 2 mod x plus 1, 0 less than equal to y less than equal to x square plus 1 और x less than equal to 3। यानी हमारे पास एक लाइन दी गई है और एक पैराबोला दिया हुआ है। यानी पहले हम देखें क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mod x plus 1। तो देखिए इसका ग्राफ जो है, ये ग्राफ तो हमें मालूम ही है कि y इक्वल टू mod x दिया हुआ है। तो ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू 2 mod x का हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 2 mod x, यानी ये हो जाएगा पॉजिटिव 2 mod x, और ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे +1 बोल रहा था, तो इसको हम शिफ्ट कर दें, यानी ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ ये हो जाएगा 0.1। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 1, और ये जाएगा y इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो ये ग्राफ हम पार्ट बन जाएगा। तब इसको हम रब कर दें तो देखिए ये पार्ट आपके पास आ रहा है। और अब ये लेस इक्वल टू बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिलो आपके पास जो ओरिजिन की तरफ पार्ट आएगा, ये पार्ट का हमको शेडेड एरिया ये कवर करेगा। अब ये कहलाएगा आपको 0 लेस इक्वल टू वाई लेस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mod x प्लस 1, ये पोर्सन। अब देखें दूसरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी ये पैराबोला है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, यानी ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड इसके वर्टेक्स जो हैं ये वर्टेक्स 0 और 1 होंगे। मतलब इसका यदि हम फिगर बनाएं तो फिगर कैसा बन जाएगा, इसका जो फिगर है ये फिगर भी, तो ये अपवर्ड मतलब ये अपवर्ड पैराबोला बन गया ये, और ये हो गया 0 और 1। और यहाँ पे दिए इसको देखें दिखा है 0 लेस इक्वल टू वाई लेस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब यहाँ भी ये वाला पोर्शन आपके पास आउटर पोर्शन जो ओरिजिन की तरफ टुवर्ड्स हो रहा है ये कवर करेगा ये। तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ। अब दोनों को हम कंबाइन करें
दोनों कर्व को हम आपस में पहले सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को हम कंबाइंड करें, कंबाइंड ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा देखें। तो ये हो जाएगा, पहले आप बना लें पैराबोला। तो ये पैराबोला हो गया, ये पॉइंट हो गया 0 और 1। और यहाँ पे बना लें, ये ग्राफ किसका बना, ये बन गया y = x² + 1 का। और यहाँ पे ये V शेप बना लेंगे, ये पार्ट और यहाँ पे ये पार्ट। ये हो गया y = ये वाला ग्राफ किसका होगा, ये होगा y = 2x + 1। और ये जो शेप हो, और ये हो जाएगा y = 1 - 2x। अब सबसे पहले हम दोनों पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो कौन कौन से कर्व दिए हैं, ये दिए हैं y = x² + 1। और ये वाला ले लें यदि हम, तो ये हो जाएगा y = 2x + 1। तो ये जाएगा 2x + 1 = x² + 1, 1 1 कैंसिल, यानी यहाँ पे आ गया x = 0 और 2। तो ये जो पॉइंट है 0 तो हो गया, ये 0 0 हो गया आपका। और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा ये पॉइंट यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन यदि हम ड्रा कर दें तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 2 0 और ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे -2 0। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया है mod of x < 3, यानी ये लाई करेगा -3 < x < 3 के बीच में। यानी हमें जो एरिया निकालना वो निकालना -3 और 3 के बीच में। तो -3 और 3 मतलब 2 हो गया, तो ये 3 होगा। फिर ये यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 0। और यहाँ पे यदि हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा -3 0। तो टोटल जो एरिया निकलेगा वो एरिया कैसे निकलेगा, अब देखें। तो ये देखो दोनों में कॉमन एरिया दिख रहे हैं, ये पार्ट, इन दोनों में जो कॉमन एरिया है वो कॉमन एरिया तो ये दिख रहा है, ये आपके पास। तो पूरा ये -2 से 2 में पूरा पैराबोला कवर कर रहा है। और चूंकि आप देख रहे हैं ये y एक्सिस के लॉन्ग ये सिमेट्रिकल है, तो हम इसका एक पार्ट का एरिया पॉजिटिव साइड का लेकर के इसको हम ट्वाइस कर सकते हैं। तो 0 से 2 तक तो एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ पैराबोला आ रहा है, लेकिन 2 से 3 में ये पोर्शन ऑफ लाइन जा रहा है। देखो ये हम जो इसको दूसरे कलर से कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, और यहाँ भी देख रहे हैं आप ये जो पार्ट है ये आपका लाइन का हो गया। तो अब देखें इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा तो दैट हम सबमिट करते तो उसको हम ट्वाइस कर सकते हैं। ये इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये हम ले सकते हैं 0 से लेकर कहाँ तक 2 तक पोर्शन ऑफ पैराबोला। मतलब ये हो जाएगा x² + 1 × dx। और फिर 2 से लेकर के 3 तक ये हो जाएगा पोर्शन ऑफ लाइन, यानी 2x + 1 dx। और पूरे का क्या किया हमने, पूरे का ट्वाइस ले लिया। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x³ / 3 + x, मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 0 से 2 प्लस ये हो जाएगा x² + x, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 3। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका एरिया मिल जाएगा 64/3। तो इसके एरिया कितना आएगा, इसके एरिया आएगा 64/3 होगा। 20 का आंसर 2 होगा।